नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं 28 अगस्त 2020 के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा की बातें, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम में सर्च करिए हर्षित द्विवेदी वीडियोस और चैनल को ज्वाइन करिए। साथ साथ डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। पहला आर्टिकल, द पार्टिसिपेंट्स वी नीड इन फेज 3 ट्रायल, why it is a good idea for healthcare workers and vulnerable subjects to enroll in COVID-19 phase 3 trials। काफी अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पे ये बताया गया कि देखिए, वैक्सीन बनाने की बात करी जा रही है। इंडिया में ऑलरेडी 2 ऐसी वैक्सीन है जो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल को पूरा कर चुकी है, वो फेज 3 में पहुंच चुकी है। अभी फेज 3 ट्रायल के दौरान कौन कौन से ग्रुप्स को इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्यों इस वैक्सीन को वल्नरेबल ग्रुप्स को एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्यों इस वैक्सीन को हेल्थ लाइन वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन हेल्थ लाइन वर्कर्स होते हैं, उनको एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में यहां पे बात की गई है। काफी अच्छा आर्टिकल है। जब फेज 3 वैक्सीन ट्रायल की बात की जाए और कोरोना पैंडेमिक से लड़ने की बात की जाए तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगला आर्टिकल है इम्पार्शियल, एलूफ एंड सोबर एज अ जज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, खासकर प्रशांत भूषण वाले केस में। तो इस आर्टिकल में सोब्रिटी बताई गई। कहा जाता है कि जो सोब्रिटी नाम का शब्द है, जज की क्वालिटीज की अगर बात की जाए तो सोब्रिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ जज क्वालिटी। देखिए, जज की क्वालिटीज की आप बात करोगे तो एक जज न्यूट्रल हो, इम्पार्शियल हो, ये तो जरूर है, लेकिन जज के अंदर 2-3 चीजें और होनी चाहिए। एलूफनेस होनी चाहिए, बाकियों से अलग हटके, उनको फ्लैमबॉयंट नहीं होना चाहिए, सोब्रिटी होनी चाहिए उनके एटीट्यूड में। इन सब चीजों के बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, इन व्यू पॉइंट्स को देखेंगे। आगे है अ नो विन सिचुएशन जी, जो कि इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम से, एनईईटी जो कि एमबीबीएस और डेंटल की जो पढ़ाइयां होती हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम है। इनको लेके सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स में काफी टसल चल रही है। कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एयर टाइट केस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुलवामा केस में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। यहां पे उस इश्यू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। यहां पे क्लियर कट पता चल रहा है कि इसमें जैश ए मोहम्मद का रोल था, मसूद अजहर इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व था, और बाद में जो प्रूफ्स वगैरह की एनालिसिस हुई उससे भी ये बात प्रूफ हो चुकी है। कुछ और पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को देखेंगे। अब डिजिटल आईडी, देखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई है। उसमें यह बोला गया है कि हर इंडियन को एक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। उस हेल्थ आईडी के दम पे उसके जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं एक सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर किए जाएंगे। ऑब्वियसली जब वो परमिशन दे देगा तब ही ऐसा किया जाएगा। अभी यहां बात आती है कि जब डिजिटल आईडी को बनाने की बात है तो 2 एक्सपर्ट्स यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों आपके डॉक्टर अभय शुक्ला और डॉक्टर सुरेश मुनुस्वामी। ये दोनों एक्सपर्ट्स अपने अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं डिजिटल हेल्थ आईडी पे। अभी इनके व्यू पॉइंट्स क्या है, इनके कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने सेग्रीगेट किया है और मैं आपको बताऊंगा। अगला है कैटेगराइजिंग एक्टिविटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैंडेमिक। बहुत ही जनरल सा आर्टिकल है ये। पैंडेमिक के दौरान लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपने डेली मर्रा की चीजों में वो बाहर निकल सकते हैं, कौन सी चीजें ज्यादा रिस्की हैं, कौन सी चीजें कम रिस्की हैं, कौन सी चीजें मिडिल रिस्की हैं, और किस हिसाब से आपको चीजों को करना है। मतलब कोविड-19 के पैंडेमिक में फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखने की बात की जा रही है। तो डेली लाइफ में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी जो कोरोना वायरस के प्रति जो सजगनेस है, जो अलर्टिटी है, वो कम होती जा रही है। क्योंकि जब इंसान किसी चीज से बहुत डरता है, 1 दिन डरेगा, 2 दिन डरेगा, 5 दिन डरेगा, 10वें दिन उसको लगेगा यार थोड़ा थोड़ा डर उसका वैसे खत्म होने लगेगा। तो कोरोना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इसके कंटेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसको देखेंगे। अगला आर्टिकल है मे ह्यूमर प्रिवेल। यहां पे बात ये हो रही है कि देखिए, अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करो, हंसी मजाक की बात करो, खिलखिलाने की बात करो, तो ये सब चीजें कभी कोर्ट रूम में एक्सपेक्ट नहीं की जाती। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे जजेस निकल आ जाते हैं जो हंस हंस के चीजों को बताते हैं। मतलब जोक मारना, ह्यूमर दिखाना, थोड़ा बहुत एंटरटेन करना अपनी ऑडियंस को, ये कुछ जजेस आज की डेट में भी कर रहे हैं। तो अच्छा आर्टिकल है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा, थोड़ा खुशनुमा सा फील होगा। बट चूंकि एग्जाम से रिलेटेड है ना, एंटरटेनिंग है नहीं, और वैसे भी आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन लेके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली है, एंटरटेनमेंट अपनी जिंदगी से निकाल लिया है, तो ये आर्टिकल वैसे तो अपने काम का नहीं है। बस हाँ, आप अपने खुशी के लिए आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ सकते हो। स्टडी पर्सपेक्टिव से कुछ काम का नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब इस आर्टिकल का तो टाइटल ही है द पार्टिसिपेंट्स वी नीड इन फेज 3 ट्रायल,
why it is good idea for healthcare workers and vulnerable subjects to enroll in COVID-19 phase 3 trials। देखिए शुरुआत यहां पे किस तरीके से की गई है। कोविड-19 की अगर बात की जाए तो जो नॉर्मल जनता है वो कोविड-19 से एक्सपोजर को अवॉइड कर सकती है, लेकिन कौन लोग एक्सपोजर्स को अवॉइड नहीं कर सकते? हेल्थ केयर वर्कर्स। ये हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ये कोविड-19 की फाइट में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो इन्फेक्शन को एक्सपोज्ड है। बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि बूढ़े लोग, एल्डरली लोग, वो लोग जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं। तो जो लोग या तो बूढ़े हैं, तो बूढ़े होने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, या उनको पहले से कोई बीमारी है जिसके चलते उनका जो मॉर्टिलिटी रेट निकल रहा है कोविड-19 में वो 5 गुने से 15 गुना ज्यादा है नॉर्मल के। तो मतलब पहले से अगर आपको कोई बीमारी है और अगर आपको कोविड-19 ने पकड़ लिया तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। और ऐसे पर्सनली मैं अपने ऑफिस में एक सीनियर जो मेरे वो थे, ऑफिसर थे, जो मेरे से एक ऊपर थे सीनियरिटी में, उनकी रिसेंटली अभी इसी वजह से डेथ हुई। उनको कोविड-19 ने पकड़ा और उनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी, उनको कुछ ब्रीदिंग इश्यूज थे। अब आगे बात करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स और वुल्नरेबल ग्रुप्स, ये प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं। कोविड-19 की वैक्सीन की बात की जाए तो अगर कोविड-19 की वैक्सीन फ्यूचर में निकल के आती है तो सबसे पहले वैक्सीन किसको मिलनी चाहिए? हेल्थ केयर वर्कर्स को, वुल्नरेबल ग्रुप्स को। अब बात यह है कि सबसे पहले अगर इनको वैक्सीन की जरूरत है तो ट्रायल्स में भी इन दोनों ग्रुप्स को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी के लिए इंडिया में 2 कोविड-19 की वैक्सीन फेज 1 ट्रायल फॉर सेफ्टी को क्रॉस कर चुकी हैं। फेज 2 ट्रायल फॉर बोथ सेफ्टी एंड वैक्सीन एबिलिटी टू इंड्यूस अ वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को क्रॉस करके फेज 3 में पहुंच चुकी है। फेज 1 ट्रायल क्या देखता है? वैक्सीन सेफ है कि नहीं। फेज 2 ट्रायल देखता है सेफ्टी भी और वैक्सीन की ये एबिलिटी कि वो वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सके विद और विदाउट टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप बोलोगे टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज, मतलब एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जिसकी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। इसमें कुछ फैगोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि एंटीजन स्पेसिफिक होंगे, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एंड द रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है कि आपके ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, आपके सेल में फैगोसाइट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और वो फैगोसाइट्स उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ेगा। तो ये होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो फेज 2 ट्रायल में ये देखा जाता है कि जो वैक्सीन आप दे रहे हो किसी को, क्या वो सेफ है? दूसरी, क्या वो एंटीबॉडी बना सकती है? और अगर वो एंटीबॉडी बना रही है तो साथ में वो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दे रही है कि नहीं दे रही है, यानी सेल के थ्रू ये फैगोसाइट इम्यूनिटी दे रही हो चाहे ना दे रही हो। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज नॉट मैंडेटरी एट सेकेंड स्टेज। हो सकता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ रही हो सकता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ना आ रही हो। अभी कोविड-19 वैक्सीन में फेज 1 फेज 2 ट्रायल पूरे हो गए 2 में, तीसरा जो ट्रायल है फेज 3 ट्रायल चल रहा है। ओके, अब यहां बात करते हैं नेचुरल इन्फेक्शन की। अब मान लीजिए किसी को कोविड-19 हो गया, भाई पकड़ लिया, क्या कर सकते, हो गया तो हो गया। अब जब कोविड-19 हो जाता है, अगर एक हेल्दी पर्सन को हुआ और उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो भाई वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होगी और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी आएगी। मतलब एक हेल्दी पर्सन में अगर नेचुरल रीजन से इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर दोनों चीजें आएंगी, वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाली एंटीबॉडी भी आएगी और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी आएगी। और एक बार मान लीजिए किसी हेल्दी पर्सन को कोरोना वायरस हो गया और वो ठीक हो गया तो वो फिर से री इन्फेक्ट हुआ हो, इसके जो चांसेस हैं वो थोड़े से रेयर है। यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर केसेस में जो नेचुरल इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली हील होता है ना, वास्ट मेजॉरिटी में वो प्रोटेक्टिव होता है और दोबारा उस इन्फेक्शन के आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। हालांकि ये 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता दोस्तों, जितने भी तरीके के वायरस हैं वो कभी भी वापस आ सकते हैं, कभी भी। जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया, और भी बहुत से वायरसेस हैं। ये वायरसेस की खास क्या होती है, ये हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम इनसे लड़के इनको खत्म कर दे, ये बाद में रिसर्च कर जाए। तो कोरोना वायरस के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो ये बोला जा रहा है कि ज्यादातर केस में अगर आपकी बॉडी ने कोरोना वायरस को हरा दिया तो वो वापस नहीं आएगा, बट आ सकता है। ओके, तो अभी के लिए देखा जाए नेचुरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जब आपकी बॉडी नेचुरली लड़ी एंटीबॉडी से, उसने कोरोना वायरस को खत्म कर दिया, वेल एंड गुड। अगर एक वैक्सीन कैंडिडेट कुछ इस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स देती है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डिसीज इज हाई। यानी कि जिस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी दे रही है एक हेल्दी पर्सन में, वैसे तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स अगर एक वैक्सीन कैंडिडेट देती है तो कुल मिला के उसकी डिजीज के अगेंस्ट पोटेंट होने की ताकत बहुत हाई है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एक वैक्सीन अगर फेज 2
को प्रॉपर तरीके से पार कर गई तो फेज 3 में वो सक्सेसफुल होगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो अलग बात है कि फेज 3 ट्रायल के दौरान कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स ना निकल आए जो कि बीमारी को ठीक करने से ज्यादा खतरनाक हो। फेज 3 ट्रायल में ज्यादातर लोगों को जब ये वैक्सीन दी जाती है तो उन लोगों को स्टडी करके ये देखा जाता है कि भाई उनको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, और अगर साइड इफेक्ट्स आ रहे तो उन साइड इफेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा। तो फेज 3 ट्रायल ज्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होगा, बस एक केस में सक्सेसफुल नहीं होगा कि साइड इफेक्ट्स ही इतने आ जाएं कि जो ओरिजिनल थेरेप्यूटिक इफेक्ट था मेडिसिन का वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एक बार एक वैक्सीन फेज 3 क्रॉस कर गई, उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी उसको अप्रूवल दे देगी और जनरल पब्लिक के वैक्सीनेशन के लिए वो हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आप देखिए वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करो तो वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्टिव 3 फोल्ड है। शॉर्ट टर्म में वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं जो अभी बीमार है, जिनको वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको सीरियस डिजीज और डेथ से बचाइए। फिर जो लोग ऑक्यूपेशनली इन्वॉल्व हैं जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, अभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है दोस्तों वो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको कोविड-19 होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एम्प्लॉयज, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। जैसे आप बैंक के एम्प्लॉयज को देख लीजिए, अब बैंक के एम्प्लॉय को ऑफिस जाना ही जाना है तो भाई वो रिस्क पे है। बैंक में जाने कितने तरीके के लोग आ रहे हैं, कौन कोविड-19 लेके आ रहा है किसी के सर पे तो लिखा नहीं है, तो वो भी हाई रिस्क है। तो जो ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको आप वैक्सीन दीजिए, ये भी जरूरी है ताकि गलती से भी कहीं वो अपनी पेशेंट या किसी फैमिली को इस वायरस को ट्रांसफर ना कर दें। और फाइनल जो एम है इस वैक्सीनेशन का वो ये है कि भाई इस वायरल इंफेक्शन पैंडेमिक को करो खत्म। और एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने इन्फेक्शंस उसने रोके और कितनी डेथ्स उसने प्रिवेंट की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैक्सीन कितनी एंटीबॉडीज आपके खून में पैदा कर रही है, क्योंकि एंटीबॉडी का पैदा होना बस एक सरोगेट फीचर है, सरोगेट मार्कर्स ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब एंटीबॉडीज आ रही है, मतलब थोड़ा बहुत वायरस से लड़ने के लिए आपके खून में कुछ चीजें अवेलेबल हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में कोविड-19 वैक्सीन कितने लोगों की जान बचा पाई, कितने लोगों को इन्फेक्शन होने से बचा पाई। इस बात पे इस कोविड-19 की वैक्सीन की एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। ओके, अब देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द वैक्सीन अचीव्स द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द वैक्सीन ट्रायल इंक्लूड्स अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब मेन टॉपिक पे आ रहा है। ऑथर ये कहना चाह रहा है कि एक वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को वैक्सीन दी जाए। और इनफैक्ट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सबसे ज्यादा कोविड-19 से सफर कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, जिनको कोई और बीमारी, जिनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो ना मरे, सबसे पहले उनके लिए कोविड-19 की जरूरत है वैक्सीन की, तो ट्रायल्स में भी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। अब देखिए, the twin clinical outcomes of reduced mortality in vaccinated vulnerable individuals and reduced infection rates among healthcare workers will quickly provide unequivocal clinical measures of vaccine efficacy। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, जिसको हो चुका है कोविड-19 या जो वल्नरेबल है, जिसको कोई बीमारी है, अगर आप उसको वैक्सीन देते हो और वो वैक्सीन उसको ठीक कर देती है या फिर इन्फेक्शन को फैलाने से रोक देती है, तो उस केस में उस वैक्सीन की एफिशिएंसी कितनी है इसको हम और ज्यादा अच्छी तरीके से जान पाएंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फेज 3 ट्रायल में क्या होता है कि जो हेल्दी एडल्ट वॉलंटियर्स होते हैं उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। अगर उन हेल्दी एडल्ट वॉलंटियर्स में वो वैक्सीन सही तरीके से काम कर रही है, उसके बाद फिर वो वल्नरेबल लोगों को दी जाती है। अब चूंकि यहाँ पे एक पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीरियस है, तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे डायरेक्टली वल्नरेबल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना। कुल मिलाकर ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जिसको कोविड-19 हो गया है और जिसको मान लीजिए किसी को कोई और बहुत बड़ी बीमारी है जिससे वो मर सकता है, तो उन ग्रुप्स को सामने आके इस कोविड-19 की टेस्टिंग में अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि एक बार ये वल्नरेबल ग्रुप्स सीधे सीधे इन्वॉल्व होंगे फेज 3 ट्रायल में, तो हम जल्दी इस वैक्सीन की एफिशिएंसी के बारे में पता चल पाएंगे। क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में चीजें चलती हैं कि आप फेज 3 में केवल पहले हेल्दी वॉलंटियर्स को दे रहे हो और फिर वल्नरेबल सब्जेक्ट्स को दे रहे हो। चूंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और रियल टाइम बेसिस पे लोग मर रहे हैं इस बीमारी की वजह से, इसलिए वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर भी ये ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर ये ट्रायल होगा तो ये ट्रायल जल्दी खत्म होगा, और जब ये ट्रायल जल्दी खत्म होगा तो हम वैक्सीन की एफिशिएंसी को जल्दी पता कर पाएंगे। अब यहां पे बात हो रही है कि आप हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रायल में इंक्लूड करने को क्यों बोल रहे हो। देखिए,
हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रायल में इंक्लूड करने की बात इसलिए की जा रही है, खासकर उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जो 55 साल की उम्र से ज्यादा है। उसका रीजन दोस्तों ये है कि दुनिया भर में जब भी इस तरीके के वैक्सीन ट्रायल्स होते हैं, वो लोग जो कि फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल या इस तरीके की मेडिसिन स्टडीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं वॉलेंटियर भी करते हैं उस वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर लेने के लिए। ये आज के लिए, ये जब से मेडिकल हिस्ट्री चल रही तब से का ये फैक्ट है। उसके बाद कि भाई देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है। ओके, बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हो गया है, कोरोना वायरस से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार क्वारंटीन हो रहे हैं, बहुत सारे दोस्त उनके मर चुके हैं। तो इस चक्कर में उनका जो मोराल है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। इस केस में एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, और उस रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन में एक चीज हो सकती है कि इस मोराल को डिप्रेस करने के बजाय ये हेल्थ केयर वर्कर सामने आए और इस कोविड-19 का ट्रायल करें। अब ये ऑथर बोल रहा है भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के सामने अगर आप ये आइडिया बोलो तो वो कुछ और बोलने लगे। ये जो डॉक्टर्स जिसने इस आर्टिकल को लिखा है वो बोल रहे हैं। फिर भाई, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और जो लोग काम करते हैं, वार्ड बॉय काम करते हैं, इनको पता होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या क्या होता है। इनको प्रोसीजर्स पता होते हैं वैक्सीन के प्रोडक्शन के, वैक्सीन की टेस्टिंग के। इनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है कि आधे लोगों पे तो केवल नॉर्मल चीजें, मतलब प्लेसेबो इंजेक्शन दिए जाएंगे, और बाकी आधों को वैक्सीन ट्रायल के इंजेक्शन दिए जाएंगे, और फिर स्टडी कराई जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस और वैक्सीन टेस्टिंग का प्रोसेस पूरी अच्छी तरीके से पता है, तो ये प्रोएक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे। और फेज 3 ट्रायल्स का मतलब क्या है कि हमको ये पता करना है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये डॉक्टर्स और नर्सेज ज्यादा अच्छी हालत में होंगे साइड इफेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो ये सब बातें दोस्तों यहां पे बताई जा रही हैं। ओके, अभी के लिए देखा जाए तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स इस ट्रायल में इन्वॉल्व हो भी रहे हैं। कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है, तो उनका ट्रायल में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स कोविड-19 में इन्वॉल्व होके अपने आप को ठीक भी कर चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। ये जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं, ये होने उनमें चाहिए जहां पे ऑब्वियस सी बात है जिनको कोविड-19 ना हुआ हो या फिर हो गया हो और वो मरने वाले हो। देश भर में सेरो प्रेवलेंस स्टडीज कराई जा रही हैं आईजीजी एंटीबॉडी के लिए। सेरो प्रेवलेंस स्टडीज क्या है कि आपके खून का सैंपल लेंगे और आपके खून के सैंपल को एनालाइज करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी कभी आई हैं। अगर तो आई हैं तो मतलब थोड़ा बहुत आप कभी ना कभी कोरोना वायरस को एक्सपोज हुए और आपका ठीक हो गया है, तो इन लोगों को तो वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। बट वो हेल्थ वर्कर्स जो कभी कोरोना वायरस से एक्सपोज नहीं हुए, उनको वैक्सीन इमरजेंसी बेसिस पे देने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल। अब इस तरीके की बातें यहाँ पे बताई जा रही, काम की चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसे काम करती हैं, ये समझने के लिए आर्टिकल आपको मदद करेगा। फिर ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, इम्पार्शियल, अलूफ एंड सोबर एज अ जज, इसका मैं रेफरेंस डालना भूल गया, तो इसको मैं आप समझाता हूं आपको। देखिए, प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। यहाँ पे एक बहुत अच्छे इवेंट को यहाँ पे कोट किया है विवेक काटजू जी ने। विवेक काटजू जी डिप्लोमेट रह चुके हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। विवेक काटजू जी अपने फादर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनके जो फादर थे आपके, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर जज थे, और ये सॉरी जूनियर लॉयर थे, और ये 1950s की बात बता रहे हैं ये। ओके, तो 1950s की बात को कोट करते हुए विवेक काटजू जी बताते हैं कि उस समय पे यूपी के एक गांव से एक विलेजर क्या करता था, बहुत ही गंदे गंदे से पोस्ट कार्ड लिखता था मजिस्ट्रेट को। आप मजिस्ट्रेट पता है ना क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट कास्ट। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है। मजिस्ट्रेट बोलता है कि हाँ भाई, आपका अरेस्ट सही है, आप रख सकते हो या फिर उसको छोड़ो। ओके, तो यूपी के गांव में रहने वाला एक आदमी बार बार इस मजिस्ट्रेट को चिट्ठियां लिखता था और चिट्ठी में उल्टी सीधी बातें लिखता था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे सुनने में मजा आया, आपको भी सुनने में मजा आएगा। तो इस मजिस्ट्रेट को चीजें समझ में नहीं। पहले तो मजिस्ट्रेट को गुस्सा आई। मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल की कि सर देखिए ये क्या हो रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इतना बड़ा जुडिशियल ऑफिसर हूं और ये गांव वाला देखिए मुझे कैसे कैसे लेटर लिख रहा है, लेटर में गालियां लिख रहा है। तो भैया फिर हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा उस विलेजर को। हाई कोर्ट ने उस विलेजर से बोला कि आके हाई कोर्ट में प्रेजेंट हो। वो विलेजर नहीं आया, बहुत बार नोटिस भेजे गए। एंड में हाई कोर्ट के पास जब कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो हाई कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया और पुलिस को बोला इसको पकड़ के लाओ। भैया पुलिस गई और पुलिस इस विलेजर को पकड़ के लाई। जब वो विलेजर आके कोर्ट में खड़ा हुआ तो उससे जजों ने पूछा तुम यहां आए क्यों नहीं? तो उस विलेजर ने बोला साहब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं आऊं कैसे?
अब तो पुलिस लेने आई है तो मेरे आने जाने में कुछ पैसे खत्म हुए ही नहीं। तो जजेस ने फिर उसकी गलती को देखा, उन लेटर्स को एनालाइज किया। उन लेटर्स को एनालाइज करने के बाद जजेस ने बोला कि ठीक है भाई, इसके बेसिस पे इसको सजा नहीं दी जा सकती, इसको वार्निंग देके हम छोड़ रहे हैं। उसको वार्निंग देके छोड़ने लगे तो वो आदमी, वो विलेजर जजेस से बोलता है कि साहब मैं वापस कैसे जाऊं, मेरे पास वापस जाने का किराया नहीं है, मैं घर कैसे जाऊं। जजेस थोड़ा चक्कर में आ गया। जजेस ने बोला कि ठीक है, हम अपने जेब से इसका पैसा देते हैं इसको अपने गांव जाने के लिए। अब ये कहानी है एक मैजिस्ट्रेट वर्सेस विलेजर की। उस समय पे मैजिस्ट्रेट की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। आज की डेट में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनकी वैल्यू अब रह नहीं गई है। लेकिन यहां पे हाई कोर्ट के, वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस थे जिसने इस विलेजर को फ्री छोड़ दिया, कोई सजा नहीं दी, उनके वे ऑफ फंक्शनिंग के बारे में यहां पे बात हो रही है। उन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के कैरेक्टर को ऑथर यहां पे वो कर रहा है, प्रेज कर रहा है। उन जजेस ने सोब्रिटी दिखाई। अब इस सोब्रिटी का मतलब क्या होता है? सोब्रिटी का मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर में कूलनेस दिखाइए, एक कामनेस दिखाइए, एक डिग्निफाइड वे ऑफ फंक्शनिंग दिखाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कल की डेट में कोई आदमी शराब पी के नाचने लगे, हुड़दंगा करने लगे, तो क्या उसको सोब्रिटी बोला जाएगा? वहीं पे एक आदमी काम तरीके से बैठा है, सोच समझ के चीजें बोल रहा है, एक अच्छा एटीट्यूड डिस्प्ले कर रहा है, उसको बोला जाएगा सोब्रिटी। जजेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोब्रिटी दिखाए। जजेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ्लैम्बॉयंट नेचर को अवॉइड करें। फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है? फ्लैम्बॉयंट मतलब होता है कि भैया आप शो ऑफ कर रहे हो। तो भैया आपके पास एक होंडा सिटी आ गई, आप बड़े खुश हो गए, अब आपने ली होंडा सिटी की फोटो लगातार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप अपडेट कर रहे हो, तो भैया फ्लैम्बॉयंट। कुछ बुराई नहीं है इसमें भी, कुछ हद तक ये भी सही है, लोग करते हैं। लेकिन बात यहां पे हो रही है जजेस की। जजेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोब्रिटी को डिस्प्ले करें। जजेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज्यादा फ्लैम्बॉयंट ना रहे। ये एक जज की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है। अब हम आते हैं प्रशांत भूषण जी वाले केस पे। प्रशांत भूषण जी वाले केस में प्रशांत भूषण ने क्या किया? हमारे बोबड़े साहब की फोटो अपडेट की ट्विटर पे, और उन्होंने क्या बोला? ट्वीट में क्या लिखा था कि सीजीआई राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट। ये फर्स्ट पार्ट था ट्वीट का। मतलब कि सीजेआई एक 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। यहां पे अगर आप क्रिटिसिज्म देखोगे तो बोबड़े साहब का डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन जो दूसरी ट्वीट थी, दूसरी ट्वीट क्या थी? एट अ टाइम व्हेन ही कीप्स द एससी इन अ लॉकडाउन मोड डिनाइंग सिटीजंस देयर फंडामेंटल राइट्स टू एक्सेस जस्टिस। जो पहला पार्ट था ट्वीट का, जहां पे ऐसे बोबड़े साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो एक गाड़ी पर बैठे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या था कि बोबड़े साहब एज अ सीजेआई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को बंद कर रखा। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनकी पर्सनल कैपेसिटी में क्रिटिसाइज करते हो तो सही है और उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट को जजेस को एज अ जज क्रिटिसाइज करते हो तो उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। फिर से फर्क बताता हूं। फर्क यह है कि जब बोबड़े साहब बाइक पर बैठे थे, तो जब वो बाइक पे बैठे हैं तो वो बाइक पे बैठ के अपना फ्लैम्बॉयंट नेचर दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए मैं बाइक पे बैठा हूं। ये एक पर्सनल ट्रेट है। यहां पे बोबड़े साहब के इस एटीट्यूड पे क्वेश्चन उठाया गया है कि भाई देखिए ये तो बाइक पे बैठे हैं और चीजों को ध्यान नहीं दे रहे, बाइक चला रहे हैं। मतलब ये उनके पर्सनल चीजों पे सवाल उठाया गया, इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन ये बोल देना कि बोबड़े साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बंद कर रखा है, लोगों को जस्टिस नहीं दे रहे हैं, ये आप बोबड़े साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को भी हर्ट कर रहे हो। जज की जो ड्यूटी होती है ना, एज अ जज उसकी ड्यूटी पे सवाल उठाना इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा है, आपने जज साहब ने बाइक पे फोटो खिंचाई, उस बाइक की फोटो को आप अपडेट करके सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज कर रहे हो एज अ पर्सन, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, वो कंटेम्प्ट नहीं है। समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि द रोल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज एज अ जज, द रोल ऑफ अ हाई कोर्ट जज एज अ जज, अगर आप उसके रोल को क्वेश्चन करते हो, जो कि दूसरे पार्ट ऑफ द ट्वीट में किया जा रहा था, तो वो कंटेम्प्ट होगा। अगर आप उसको पर्सनली किसी वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो कंटेम्प्ट नहीं होगा। तो ये जजेस जब जजेस की तरफ फंक्शन करते हैं, उनकी फंक्शनिंग के क्रिटिसिज्म इज अ कंटेम्प्ट, बट उनका पर्सनल क्रिटिसिज्म इज नॉट अ कंटेम्प्ट। अब यहां पे बात करी जाए जजेस की, एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बोबड़े साहब अगर बाइक पे बैठे थे, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया? क्या बाइक पे बैठ के वो फोटो नहीं खिंचा सकते? देखिए यहां पे आप जजेस के पर्सनल एटीट्यूड की बात आ गई है।
जज जब आप बनते हो, आपके साथ बहुत तरीके की चीजों को एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे एल्यूफनेस एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई आप ज्यादा सोसाइटी से दूर हो, सोसाइटी में बहुत सारी आपसे डिसेंसी एक्सपेक्ट की जाती है, आप फ्लैमबॉयंट नेचर को मत दिखाइए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये सब चीजें यहां पे दिख रही हैं। देखिए, शनिंग द लाइमलाइट एक जज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो लाइमलाइट में ना आए। जैसे पॉलिटिशियंस तो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, वो जाके स्पीचेस देते हैं। आप देखिए, जो सिविल सर्विसेज की जो टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहते हैं वो लाइमलाइट में रहते हैं। तो किसी ने यूपीएससी का एग्जाम टॉप कर लिया तो वो ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी बन जाता है। तो बेसिकली दिस इज अ लाइमलाइट। आप हिस्ट्री को खंगाल के देखोगे, जजेस कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहे। इनफैक्ट 1980s में ये जो लाल बत्ती की गाड़ी दी जाती थी ना जज को, ये 1980s में दी जानी शुरू की गई। 1980s पहले तो जज अपनी ही गाड़ियों से जज ये मतलब कोर्ट जाया करते थे, बहुत सारे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोर्ट जाते थे। तो शुरुआत में जजेस बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं थे। फ्लैमबॉयंट नेचर तो आज की डेट में भी जजेस अवॉइड करते हैं, जो कि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको डिसेंट दिखना है, उनको सोबर दिखना है, कहीं से भी उनको लाइमलाइट में नहीं आना है। तो बोबड़े साहब ने एक्चुअली में यहां कोई गलती नहीं किया। वो यार गाड़ी पे बैठे तो क्या गलती होगी अगर वो बाइक पे बैठ गए? गलती बस ये हो गई कि एज अ सुप्रीम कोर्ट जज उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहें, सोबर रहें, किसी भी तरीके की पब्लिक में कोई ऐसा अपीयरेंस ना दे जो कि एक जज की गरिमा के ट्रेडिशनल माइंडसेट के हिसाब से फिट नहीं बैठता। ये चीज हमारे ट्रेडिशनल माइंडसेट में फिट नहीं बैठती। जजेस को इस तरीके से बाइक पे बैठे देना, दिस इज अगेंस्ट अवर ट्रेडिशनल माइंडसेट। अब देखा जाए तो ये टैबू है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक पर्सनल लाइफ, अपनी लाइफ में कुछ भी करे एक पर्सनल आदमी, वहीं पे एक पॉलिटिशियन करता है, एक सिविल सर्विसेज को ऑफिसर करेगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन जज को आप बोल रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल में उठाए गए हैं, काफी अच्छे पॉइंट्स लगे तो मैंने डिस्कस किए। अब भाई ये जो जी और नीट वाला मुद्दा है ना, इसको कंडक्ट कराना है नहीं कंडक्ट कराना है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा उठ गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी डोमिनेंट है बीजेपी, तो सेंटर पे और वो स्टेट्स जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां से हामी आ चुकी है, हाँ भाई जी और नीट होगा। बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोजिशन में बैठी हैं, वो कह रही कि भाई जी और नीट नहीं कराइए, लोगों की हेल्थ पे बात आ सकती है। तो अब थोड़ी प्रॉब्लम सी हो गई यहाँ पे। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो बोल रहे हैं कि भाई देखिए, इस इशू को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, कुछ हद तक ये इशू पॉलिटिसाइज हो भी रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि किस हद तक ये नीट और जेई एग्जाम कंडक्ट कराना मैंडेटरी है, इस पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन जरूरी है। अभी चाइना में तो जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो तो हो चुका है। इंडिया की क्या बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, हम इसमें इंटरफेरेंस करेंगे नहीं। तो भाई शुरू शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इससे दूर रख चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार का प्रेरोगेटिव है, भाई आप देखो, हम इसमें अभी के लिए इंटरफेयर नहीं कर रहे। सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो बोल रही है कि भैया एग्जाम कराना बहुत जरूरी है, लोगों की कैरियर्स के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी मेजोरिटी ये चाहती है कि एग्जाम हो। बहुत सारे लोग अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके हैं, उनको कैरियर को हम पेंडिंग नहीं डाल सकते। हालांकि स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नहीं भाई एग्जाम मत कराओ। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखिए इसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबी भी इन्वॉल्व है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट, ये पॉइंट्स यहां नहीं लिखे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, बड़े बड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर एग्जाम नहीं होंगे तो उनको एडमिशंस नहीं मिलेंगे, एडमिशंस नहीं मिलेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब हर कोई तो आईआईटी कानपुर में जाके पढ़ेगा नहीं ना, कुछ लोग तो प्राइवेट कॉलेज में भी जाके पढ़ेंगे। तो जो लोग प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, वहां फीस इन्वॉल्व होगी। तो एक बहुत बड़ी ट्रेड लॉबी भी है जिसका प्रेशर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अब करें ना करें एग्जाम, ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया आज की डेट में। अगर एग्जाम्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो भाई देखिए, बहुत सारी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस निकल के आती है। ये लिमिटेशन तो है ही कि इंसान को डर लग रहा है कोविड-19 हो जाएगा, बट और भी लिमिटेशन है। ये जो नीट एग्जाम है मेडिकल वाला, 3843 सेंटर्स में होगा 155 सिटीज में, जहां पे जो एप्लीकेंट्स है लमसम 16 लाख है। और जी का एग्जाम में लगभग 9.5 लाख एप्लीकेंट्स है जो 660 सेंटर्स में एग्जाम देंगे। अब बात यह है कि अब 155 सिटीज में एग्जाम हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे शहरों में हो रहा है। जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग ऐसे सेंटर पे रहते हैं जहां एग्जाम नहीं हो रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का इस्तेमाल करके उस जगह पे आएंगे जहां पे एग्जाम हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत जगहों पे बंद है, होटल्स बहुत जगह पे बंद है। जहां खुले भी हैं वहां पे आदमी जाके रहने में डर रहा है कि कहीं भैया हमें कोविड-19 ना हो जाए। जो सिंगल गर्ल्स प्रिपरेशन करती हैं, जो गर्ल्स गांव में रहती हैं, उनके ख्वाब है कि वो बाहर निकल के आगे आए, कुछ बने, उनके ऊपर सोशल और कल्चरल प्रेशर आ जाएगा। वो जब एग्जाम देने के लिए निकलेंगे तो उनके घर वाले क्या बोलेंगे, अरे कहाँ जा रही हो एग्जाम देने के लिए, इतनी परेशानी है, बीमारी हो गई, हमारे ऊपर चढ़ोगी, हमारा इलाज कर मतलब हमें इलाज कराना पड़ेगा, पैसा खत्म होगा।
तो मतलब इस तरीके की जो गरीब कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की हो, उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई एग्जाम मत दो। होटल खोल भी दिए गए तो लोग उसमें जाके रहने से डरेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसकी वजह से इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो अब इसके अल्टरनेटिव क्या मिलते हैं? अल्टरनेटिव क्या होंगे? अल्टरनेटिव ये निकलता है कि भाई गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सच एज अलाउइंग स्टेट्स टू कंडक्ट मेडिकल एडमिशंस बेस्ड ऑन क्लास 12 बैड मार्क्स यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन। भैया आप स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दो कि वो मेडिकल एडमिशंस लें ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12 बोर्ड मार्क्स। अब ये अपने आप में ही एफिशिएंसी को डिस्करेज करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से एग्जाम्स के कंडक्ट को दे दोगे तो बहुत सारा करप्शन, बहुत सारी माल प्रैक्टिस उभर के आ सकती हैं। अब जो नीट है, यहां पे एक चॉइस दी जा रही है कि जो नीट मेडिकल एंट्रेंस वाला एग्जाम है, इस एग्जाम को केवल आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए कंडक्ट कराइए। जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है मेडिकल वाले, उनमें आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देने दो। पहले वहां पे अलग से एग्जाम होता था, अब तो नीट आ गया है, तो भाई नीट में स्टेट गवर्नमेंट वाले जो कॉलेजेस है उनके एग्जाम भी नीट के थ्रू होंगे। तो अभी के लिए बोला जा रहा है कि कोविड-19 में केवल सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो है मेडिकल के, उनका एग्जाम आप नीट से कराओ। वैसे ही जेई के लिए आप क्या कर सकते हो? नेशन वाइड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन कुड बी एग्जामिन्ड, बट आईआईटी डायरेक्टर्स हैव आर्ग्यूड दैट गोइंग अवे विद जेई वुड डाइल्यूट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कि जेई, आईआईटी जेई, आप सब जानते हैं इस एग्जाम को, जिसने भी 12वीं क्लास की है और जो इंजीनियरिंग में घुसा है वो आईआईटी जेई जानते होंगे। और आप पत्थर फेंक के मारो 10 में से तो 8 इंजीनियर निकलेंगे। मैं खुद ही इंजीनियर हूं। तो अब बात क्या हो रही है कि भाई ये जो आईआईटी जेई का एग्जाम होता है, आईआईटी जेई के एग्जाम में आप नेशन वाइड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन करवा लो। कुल मिला के मतलब जो उनके 12वीं कक्षा में मार्क्स रहे हैं, ठीक है, उन मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन करवा के आप आईआईटी में सीट्स दे सकते हो। लेकिन जो आईआईटी के डायरेक्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जेई कंडक्ट कराइए। जेई इज द बेस्ट असेसमेंट फॉर अ स्टूडेंट हु इज प्लानिंग टू स्टडी इन आईआईटी जेई। तो कुल मिला के देखिए, ये एग्जाम्स एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम कंडक्ट कराना भी इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखना और जो प्रैक्टिकल कंसीडरेशन से एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए उनको ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात यह है यहां पे कि प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइजेस आर इनएविटेबल। हमें यहां पे कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ेंगे जो अवॉइडेबल नहीं है, मतलब उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उनको करना ही करना है। अभी ये प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइजेस क्या होंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये कहा जा रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। हमारे सामने जो सिचुएशन है वो बड़ी खतरनाक है। नीट को सेंटर और स्टेट दोनों मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए कंडक्ट करवाना है। सेम थिंग फॉर जी, ठीक है, हालांकि जेई तो इंजीनियरिंग की बात है। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो आप बच्चों का सेग्रीगेशन करो। तो नीट में एक आइडिया दिया गया कि स्टेट वाले मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम स्टेट को कंडक्ट कराने दो। स्टेट को बोलो कि अगर आप स्टेट बोर्ड के नंबरों पे, जो आपके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स हुए उनके नंबरों पे अगर आप एडमिशन देना चाहो तो आप उस पर भी दे सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत सारा करप्शन हो सकता है, बहुत सारे कोर्ट केसेस हो सकते हैं। सेम गोस फॉर जेई में भी बोला जा रहा है कि भाई जेई को आप कंडक्ट मत कराओ, मार्क्स के पर्सपेक्टिव से दे दो। लेकिन आईआईटी जेई के प्रोफेसर्स बोल रहे हैं कि नहीं भाई, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। या तो आप एग्जाम कंडक्ट मत कराओ, या फिर अगर आप कंडक्ट करवा रहे हो तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ कंडक्ट करवाओ। और अगर आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं कंडक्ट करवा रहे हो, मान लीजिए हर साल जैसे होते हैं वैसे ही आप कंडक्ट करा देते हो, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स बाद में होने वाली है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करेंगे कि भाई हम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग, हो सकता है बाद में रिपोर्ट आए कि कोविड-19 हो गया एग्जाम्स की वजह से। और जब इस तरीके की चीजें होंगी ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। अभी के लिए तो ये लग रहा है कि चलो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, बट कहीं बीमारी फैली या कुछ लोग सेंटर नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। इसलिए उस चीज को पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान दे भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दे रहे होंगे, कुछ सोच के डिसीजन ले रही होगी गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, एयर टाइट केस। वही सारी बातें इसमें रिपीट की गई हैं। एयर टाइट केस, देखिए पहले ही ये पता था कि जैश ए मोहम्मद ने अटैक करा है। जैश ए मोहम्मद ने अटैक होने के बाद क्लेम कर लिया था इस अटैक को, और पाकिस्तान का रोल था इस अटैक में। जो भी, जिन लोगों ने भी इस अटैक को एग्जीक्यूट किया, उनको जैश ए मोहम्मद ने ट्रेनिंग दी थी। लेकिन जिस लेवल का एक्सप्लोजिव कश्मीर के अंदर लेके आया गया था, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मदद के बिना नहीं लाया जा सकता। तो कुल मिला के जैश ए मोहम्मद का भी रोल था इस अटैक में, और पाकिस्तान की सरकार का भी रोल था इस अटैक में। ओके, तो अब बात ये कही जा रही है कि
पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनके अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मिंगलिंग है वो एक लिमिट से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इंडिया के सामने जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो बहुत है। अभी इस पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने भी काउंटर अटैक किया, तो बालाकोट में एक टेरर ट्रेनिंग सेंटर था जिसको तबाह कर दिया इंडिया ने एयरफोर्स स्ट्राइक करके। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएटरी एयरफोर्स स्ट्राइक्स हुई। इसका क्या सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन तो ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत करी जाए, लेकिन बातचीत करने का कोई फायदा है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने पहले कभी बातचीत करने की कोशिश की ही नहीं। जो इंडियन गवर्नमेंट की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट फाइल की, उसमें साफ साफ बोला गया कि पाकिस्तान का भी रोल है और पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी एक्टर्स है कश्मीर में उनका भी रोल है। तो कश्मीर में हमें अपनी स्ट्रेटजी को रीवैल्यूएट करना चाहिए, चूंकि एक लोकल कश्मीरी यूथ इस ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व था। आप देखिए, इतने सालों में कश्मीर में मिलिटेंसी कम होने के बावजूद भी इस तरीके के अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, और इस तरीके के अटैक्स में डायरेक्ट कश्मीरी यूथ का इन्वॉल्वमेंट है। अभी यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट दे रहा है ऑथर। इस व्यू पॉइंट से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे एग्री नहीं करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बदला गया, जेएंडके को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना दिया गया। इसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को रोका गया है। अभी बात यह है कि जब इस तरीके के टेरर अटैक्स ऑलरेडी राइज पे हैं, तो ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि इस तरीके की चीजों को करके आप कश्मीरी क्राउड को और ज्यादा एलियनेट कर दोगे, इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है। हमें भरोसा ढूंढने की जरूरत है। The prevention of terror attacks will entail not only security and diplomatic measures to isolate and destroy terror outfits like JEM, but also address the roots of alienation। कहने का मतलब ये है कि जेईएम जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करने के लिए सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक मेजर्स की जरूरत तो है ही, साथ साथ रूट्स ऑफ एलियनेशन। रूट्स ऑफ एलियनेशन कहां है? कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली के जो यूथ्स हैं वो बहुत ज्यादा एंटी इंडिया है, उनको इंडियन सेंटीमेंट उनके अंदर लाने की जरूरत है। अभी ये इंडियन सेंटीमेंट भारत सरकार बहुत समय से लाने की कोशिश कर रही है, बट अभी तक तो ये नहीं आ पाया है जिस तरीके के अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं उससे। और यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि ये जो आपने बाइफर्केशन किया है स्टेट का, इससे इस तरीके की एक्टिविटीज और बढ़ सकती हैं। अब ये एक व्यू पॉइंट है, हो सकता है कुछ लोग इस व्यू पॉइंट को एग्री करें, हो सकता है कुछ ना करें। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कैटेगराइजिंग एक्टिविटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैंडेमिक। पैंडेमिक फैला हुआ है, इसमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, लोगों का बिहेवियर क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। मार्च 2020 में जब इंडिया लॉकडाउन में गया था, तब दिन के 87 केसेस आ रहे थे। तो उस समय पे नया नया कोरोना वायरस फैल रहा था, लोगों के अंदर डर ज्यादा था। अभी के लिए आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ डेली केसेस है वो 75,000 पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो लोगों का डर है कोरोना वायरस होने का वो कम हो चुका है। लोगों का डर अभी 3 मिलियन केसेस क्रॉस हो गए, 30 लाख केसेस इंडिया में क्रॉस हो गए। तो अब ये जब हम नंबर सुनते हैं तो अब देखिए रोज के बेसिस पे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको डर लगता है, लेकिन एक समय के बाद आपका डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जब रोज ही वही डर आपके सामने आने लगेगा तो आप उस डर आपके लिए कम हो जाएगा। अब बात यह है कि एक इंसान जिसको आसपास अक्सर कर ये सुनने में आता है कि भाई कोरोना हो गया या फिर कोई कोरोना की वजह से मर गया, तो आप बोलते हो कि नहीं भाई डर है, कोरोना फैल रहा है। लेकिन अगर आपके इमीडिएट नेबरहुड में किसी को कोरोना नहीं हुआ है और कोई कोरोना की वजह से नहीं मरा है, तो आपका डर थोड़ी देर के लिए चला जाएगा। जैसे यहां पे एक एग्जांपल क्या दिया गया कि अगर आप प्लेन में बैठो, तो प्लेन में बैठने में कुछ लोग थोड़ा डरते हैं, मैं उनमें से एक हूं। जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है और कभी कभी टर्बुलेंस होता है, कभी कभी ज्यादा टर्बुलेंस हो जाता है, तो मुझे डर लगने लगता है कि यार यहां तो कुछ हो गया तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये नॉर्मल ट्रेट है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो 2019 में कोई भी प्लेन क्रैश से नहीं मरा इंडिया में, लेकिन 1.5 लाख लोग मरे रोड एक्सीडेंट्स में। क्या रोड पे निकलने में हमें डर लगता है? मैं रोज कार लेके ऑफिस जाता हूं, कभी डर नहीं लगता। तो ये एक ट्रेट है, हम लोग जो ट्रेट हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बिना मानते हैं कि प्लेन में बैठेंगे तो भाई मरने का डर है, कार में जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एक्सीडेंट होने की, लेकिन डर नहीं लग रहा है। कुछ इसी तरीके की बात आपकी कोविड-19 में कही जा रही है। तो एक इमोशनल रिस्पॉन्स की यहां पे बात हो रही है। अगर आपके अगल बगल में किसी को कोविड-19 हुआ है तो आप डर जाओगे, नहीं हुआ है तो आप फ्री घूमोगे, आपको लगेगा कि आपको भी नहीं होगा, भले कितने भी केसेस बढ़ गए हो। तो कोविड-19 के साथ डील करने के लिए ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए गवर्नमेंट को कुछ साइंस बनाने चाहिए, जैसे कि रेड साइन, ऑरेंज साइन, ग्रीन साइन। अगर बाहर से कोई आपके घर के अंदर में हो रहा है तो वो रेड साइन है, भाई कोविड-19 को रोकने के लिए जरूरी है कि ऐसी चीजें ना की जाए। अगर आप बाहर किसी ओपन स्पेस में किसी गार्डन में जा रहे हो और अपने किसी दोस्त के साथ दूर खड़े होकर मिल रहे हो मास्क पहन के, तो वो ग्रीन साइन है, उससे कोविड-19 फैलने के चांसेस बहुत कम है।
ओके, अगर आप एक रिटेल स्टोर में कुछ खरीदने जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो वो ऑरेंज साइन है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को यहाँ पे साइंस डिक्लेयर करने चाहिए। कुछ हद तक गवर्नमेंट ने साइंस डिक्लेयर की है। इस आर्टिकल में बस ऑथर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करने की कोशिश करिए। आपको मैं एक बात बताऊं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो नौकरी वगैरह नहीं कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब में जिनको ये सहूलियत मिली कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, वो तो ये सब चीजें कर सकते हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जिसके पास कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर लो, उनकी तो देखिए हालत खराब है ही, नो डाउट। बैंक वालों की बात कर लो। अब मैं अपनी बात करता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, मेरा यहाँ पे रोस्टर निकलता है अल्टरनेट डेज का, एक दिन जाना है एक दिन नहीं जाना है। लेकिन जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूं ना, मोदी साहब ने ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इतनी ज्यादा स्कीम चला रखी, मैं जिस दिन ऑफिस जाता हूं कम से कम 80 अलग लोगों से मिलता हूं। हालांकि दूर बैठ के मिलता हूं, मास्क पहनता हूं, सब कुछ करता हूं, बट 80 डिफरेंट लोगों के टच में आना, ठीक है। तो भाई ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में है वो नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो बहुत सारी तरीके की यहाँ पे कैटेगरीज निकलती हैं। एक बहुत ही जर्नलिस्ट किस्म का आर्टिकल ये लिखा हुआ है, ठीक है। जितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, उतनी डाइवर्सिटी के हिसाब से ये जो आर्टिकल है वो फिट नहीं बैठता। एक और फैसेट को इस ऑथर ने नहीं डिस्कस किया, वो फैसेट ये है कि जो गांव के इलाके हैं, उन गांव के इलाकों में जो अवेयरनेस है इस कोरोना के पैंडेमिक की तरफ, वो अवेयरनेस कम है। ये भी एक मेजर फैक्टर है। आगे चलते हैं। कहना डिजिटल आईडी एड इंडिया प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम्स को जल्दी से खत्म करते हैं। साफ साफ यहां पे बोला जा रहा है, विदाउट स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इट कुड अमाउंट टू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए, एक कार्ट के आगे अगर हॉर्स होगा तो वो हॉर्स उस कार्ट खींचेगा। अगर आप कार्ट को हॉर्स के आगे रख दोगे तो क्या कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि डिजिटल आईडी का ये जो कंसेप्ट है वो तब काम करेगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगा। इसके लिए इस आर्टिकल में व्यू पॉइंट्स क्या दिए गए? A digital health system can be built only on the basis of a well-functioning health system and integration of data. ऑलरेडी एक वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्या हमारे यहाँ है? नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डाटा क्या हमारे यहाँ है? नहीं है। क्यों नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट अलग डाटा प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग डाटा प्रोवाइड करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग डाटा प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलो कर भी दें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा डाटा की अंडर रिपोर्टिंग होती है। ओके, तो इसके लिए आपको बहुत बड़े स्केल पे रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा हेल्थ सिस्टम का, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम अपने आप में एक चैलेंज, और करंट सेटिंग में ये होता दिख नहीं रहा। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है, यहां से बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे डाटा कलेक्शन की जरूरत है। अभी प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल तो भाई देश के गांवों तक में है, वहां पे डाटा कलेक्ट करना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोअर लेवल के ऑफिसर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं इस चीज पे डिपेंड करेगी चीजें। और डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने की बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा अर्बन मिडिल क्लास का आदमी डिजिटल हेल्थ आईडी के लिए अपनी कंसेंट देता है, तो वो अपनी कंसेंट तब देगा जब डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होगा कोई ऐसा जिसके अंदर उस आदमी को ये एश्योरेंस दी जाए कि हाँ भाई मेरा डाटा सिक्योर है, मेरे को अगर कोई बीमारी है तो वो हर दूसरे आदमी को पता नहीं चल पाएगी इस डिजिटल आईडी में ज्वाइन होने की वजह से। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिफॉर्म्स को करने की जरूरत है हेल्थ सिस्टम में, तब जाके ये जो डिजिटल आईडी वाला सिस्टम है ये सक्सेसफुल होगा। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट दिया गया है। देखिए, आईडीज तो बहुत सारी चल रही है आज की डेट में। पैन कार्ड चल रहा है, बैंक कार्ड चल रहा है। इनमें से कौन सी आईडी को आप रियल टाइम में ऑथेंटिकेट कर सकते हो? एक आधार कार्ड बस ऐसी चीज है जिसको आप रियल टाइम में बायोमेट्रिक की मदद से ऑथेंटिकेट कर सकते हो। आधार के अलावा जितनी भी आईडीज है उनको आप रियल टाइम में ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। आधार में क्या होता है, आपने थंब इंप्रेशन दिया तुरंत ऑथेंटिकेट हो गया। उसके ऊपर भी बहुत सारी कमियां बताई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, अभी तो खैर फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स लगे हैं, तो जब आप ऑफिसेज में जाओगे तो वहां पे आपका थंब स्कैनर लगा होगा। उस थंब स्कैनर पे जब आप अपना थंब स्कैन करोगे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ऑनलाइन अटेंडेंस। गवर्नमेंट में सबके लिए मैंडेटरी आधार। अभी थोड़ा बंद हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रही है, तो इस तरीके की मशीन की फंक्शनिंग को भी बंद कर दिया गया। बात यह है कि देखिए, अगर रियल टाइम ऑथेंटिकेशन नहीं है आईडी में तो उस आईडी के आने का कोई मतलब नहीं है, बस वो नाम की आईडी रह जाएगी। अब मान लीजिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी आप लोगों को दे भी देते हो। अब ये डिजिटल हेल्थ आईडी वाला पर्सन किसी एक मेडिकल शॉप पे जाता है, वहां मेडिकल शॉप से जाके वो दवाइयां खरीदता है। उसने कौन सी दवाई खरीदी, ये चीज इस डिजिटल हेल्थ आईडी के अंदर कैसे लॉन्च होगी? क्या वहां पे दवाई खरीदते वक्त उस दवाई वाले के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि दवाई खरीदने वाली की आईडी को वो इमीडिएटली वेरीफाई करके उसको दवाइयां दे?
क्या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? अभी के लिए तो नहीं है और आने वाले समय में दिख भी नहीं रहा है। तो मान लीजिए आप में से किसी ने एक डिजिटल हेल्थ आईडी ली और मेरी इस दुकान पे आए, मान लीजिए मैं एक मेडिकल स्टोर ओनर हूं, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि मैं आपकी डिजिटल हेल्थ आईडी को इन रियल टाइम वेरीफाई कर लूं? जैसे जैसे आप दवाई खरीद रहे हो, तो उससे क्या होगा कि मैंने जो दवाइयां खरीदी दी हैं आपको, उसको मैं वहां पे अपडेट कर पाऊंगा। अच्छा, उस दवाई को आईडी में अपडेट करना ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्या आप बारकोड को अपडेट करोगे या पूरे के पूरे प्रिस्क्रिप्शन को अपडेट करोगे? आप क्या चीज अपडेट करोगे? कई सारे लोग तो ऐसे ही दवाइयां खरीदते हैं ना कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से। तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस है यहाँ पे। ऊपर ऊपर से इसकी मच्छी लग रही है, नीचे से जब इसका इंप्लीमेंटेशन आएगा बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत है। ओके, जो मेडिसिन खरीद रहे हैं उसकी बारकोड की स्कैनिंग होगी, सेंट्रलाइज डाटाबेस में वो मेडिसिन का डाटा कैसे जाएगा, क्या मैनुअली इस डाटा को एंटर किया जाएगा, डॉक्टर के डाटा को कैसे फीड किया जाएगा सिस्टम में, क्या ई प्रिस्क्रिप्शन को डाला जाएगा? ई प्रिस्क्रिप्शन डालोगे तो क्या भैया गांव के इलाकों में आज की डेट में ई प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है? ऐसे बहुत से चैलेंजेस यहां निकल के आते हैं। एक चैलेंज जो मैंने आपको पहले बताया, प्राइवेट हेल्थ के सेक्टर में बहुत सी प्रॉब्लम है। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ नोटिफिएबल डिजीजेस जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा है, प्राइमरी हेल्थ केयर में जब सबसे पहले किसी आदमी को प्रॉब्लम होती है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाएगा। क्या वहां पे उसकी बीमारी की रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से होता है? उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है? नहीं होता है। अगर एक रोबस्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम चाहिए तो जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, स्मॉलर हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास जो भी केसेस आ रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सरकार को रिपोर्ट करें या फिर इस डिजिटल हेल्थ आईडी में अपडेट करें। ये बात बोली गई है, ठीक है। बहुत सी चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, and that is linked to the regulation of the private sector. Information is not going to come in isolation, it has to be a part of the Clinical Establishment Act. क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू बहुत सारे जितने भी हमारे देश में हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। इस रेगुलेशन के दौरान ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ नेटवर्क्स हैं, इनके ऊपर एक कंडीशन लगाई जानी चाहिए कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है या आप किसी भी चीज का इलाज करते हो, तो इस इलाज के दौरान जो कुछ भी हुआ है उसकी एक पूरी रिपोर्ट आप डिजिटल हेल्थ आईडी में फीड करोगे। अब क्या ये आप करोगे? ये बहुत मुश्किल है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई नियम कानून लगाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो अभी के लिए अगर सीधे सीधे बिना हेल्थ सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किए अगर आपने इस डिजिटल हेल्थ आईडी को इंप्लीमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में तो ये यूजफुल हो जाए, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर में ये यूजफुल नहीं होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको सर्दी खांसी हुई, आपका पेट खराब हुआ, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आपने जाके दवाई ली, ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। बहुत सारी बीमारियों को हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर पे ठीक कर देते हैं। जब इंसान प्राइमरी हेल्थ केयर पे अपनी प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देता है और उसकी हालत एक लिमिट से ज्यादा खराब होती है, तो उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। और टर्शरी हेल्थ केयर में तो और क्रिटिकल केसेस में आप पहुंच जाते हो। तो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में तो ये डिजिटल आईडी वाला सिस्टम चल जाएगा, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहां पे है? प्राइमरी हेल्थ केयर में। और प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर इस चीज को डिप्लॉय करना है तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को बहुत रिवोल्यूशनरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे और वो बहुत मुश्किल है लगाने, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो लॉबी है ना वो बहुत स्ट्रांग है और गवर्नमेंट में उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, ऐसा बोलते हैं लोग। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। आई होप आपको ये पॉइंट्स पसंद आए हो दोस्तों, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना ज्यादा डिटेल में हो सकता है उतना ज्यादा डिटेल में आपको लेक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।